बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल मेथड को स्टडी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसका जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज़ कंट्रोल्ड कंडीशंस। इन एक्सपेरिमेंट्स सब्जेक्ट्स आर स्टडीड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट्स होता है जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो लोग बीच में काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के तहत जो है वो स्टडी किए जाते हैं। डिफरेंट हालात के तहत मुख्तलिफ हालात होते हैं, मुख्तलिफ ज़ाहिर है जिस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा उसकी डिमांड जिस तरह की होगी वो उस तरह से हालात के तहत जो है वो वहाँ पे काम करेंगे। तो अब जो उसमें फर्स्ट सर्कमस्टांस है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या चीज़ होती है? जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ प्रेजेंट। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या होगी? जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जहाँ पे मौजूद होगा। और दूसरी जो कंडीशन है दैट इज़ कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन है इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एब्सेंट। जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एब्सेंट होगा। जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमने पहले देखा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रेजेंट होगा और कंट्रोल कंडीशन में वहाँ पे एब्सेंट होगा। अब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? जो रिसर्चर होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर वो असेस करता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने अपनी स्टडी में डाला या रिसर्च में डाला उसका क्या असर हुआ। कैसे असर लेता है इन्वेस्टिगेटर? असेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे करता है? बाय कंपेयरिंग आउटकम्स, के जो रिजल्ट्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। क्या जब हमने ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं डाला था तो ये रिजल्ट्स थे, तो अब जो है वो जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखा है, रखा है, तो फिर क्या उसके रिजल्ट्स आए हैं अंडर टू कंडीशंस। ये जो ऊपर कंट्रोल कंडीशन और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, इन दोनों के अंडर वो जो है वो इन चीज़ों को फिर देखता है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी है, कंट्रोल कंडीशन भी है, तो फिर वो इन चीज़ों को असेस करता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आउटकम है वो क्या है। अनवांटेड इन्फ्लुएंस शुड अकर इक्वली इन बोथ कंडीशन। दोनों सूरतों में जो होते हैं आउटकम जो होते हैं शुड अकर इक्वली। अनवांटेड इन्फ्लुएंस ज़रूरी नहीं कि वांटेड ही हो, जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ वैसी ही हो। अनवांटेड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और दोनों सूरतों में वो इक्वली वहाँ पे होता है। पर्पज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप इज़ टू प्रोवाइड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो पर्पस कंट्रोल ग्रुप हम बनाते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो ग्रुप तो होता है लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई रिसर्च का ट्रीटमेंट नहीं उस पर लगता। तो ये किस लिए इंडिकेशन करता है? क्लियर इंडिकेशन होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफ़ेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वो क्लियरली जो है वो फिर देखा जा सके। देखें, एक बंदे पे आप एक चीज़ का ट्रीटमेंट लगाते हैं तो जाहिर है उसके बिहेवियर में भी चेंज पैदा होगा, लेकिन एक बंदा जो एक ग्रुप है जिस पे आप ट्रीटमेंट ही नहीं लगाते तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा किसी चीज़ का। जैसे आप इसकी एक सिंपल से एग्जांपल ले लें कि एक ग्रुप है, आप उनको एक चीज़ खाने के लिए देते हैं तो जाहिर है वो उसका टेस्ट जानते होंगे, वो बताएंगे बाद में कि इसका ये टेस्ट था, उसमें ये चीज़ अच्छी थी या बुरी थी या उनको क्या लगा। लेकिन एक ग्रुप में आपने किसी बंदे को कोई चीज़ ही नहीं टेस्ट करने के लिए दी तो वो किस चीज़ का बताएंगे? यानी एक पे आप ट्रीटमेंट लगाएंगे तो उसका इन्फ्लुएंस उनमें देखेंगे ना। दूसरे पे आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ उनके साथ जो है वो ऐसा एक्सपेरिमेंट वाला, तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या बताएंगे या उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स एबिलिटी। अब जो रिजल्ट्स आते हैं फाइंडिंग के, जो रिसर्च वो कर रहे होते हैं वो कहाँ पे डिपेंड करता है? वो रिसर्चर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है टू एलिमिनेट और कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल। जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं, जो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हमारी रिसर्च में नहीं होने चाहिए, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उन पे काबू रिसर्चर पा लेता है कि वो नहीं उनको आने देता ज़्यादा और सही स्मूथली जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, तो ज़ाहिर है उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो क्लियर कट होंगी और अनबाइस्ड होंगी, सही होंगी। लेकिन अगर एक्सट्रीनियस वेरिएबल बीच में काम कर रहे हैं और इंटरप्शन हो रही है बार बार जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है,
तो जो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं फिर उनकी कंसंट्रेशन उस तरफ नहीं रहती और ज़ाहिर है फिर रिजल्ट्स उस लिहाज से उनमें फ़र्क पैदा हो जाता है, जब लोगों की तवज्जो जो है वो इधर उधर हो जाएगी और वो ध्यान से अपना काम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अपरेटस। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड अपरेटस इज़ आल्सो यूज्ड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड चूँकि लेबॉर्ट्री में कंडक्ट हो रहा है, ये ना तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है ना ये फील्ड स्टडी है, तो जाहिर है जब ये लैब में होगा तो अपरेटस भी इसके साथ यूज़ होगा कि किन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है, अपरेटस इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिस तरह का हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उसकी नोयत के मुताबिक उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम अपरेटस सेलेक्ट करेंगे। जो साइकोलॉजी में अपरेटस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। स्टॉप वॉच हो सकती है। स्टॉप वॉच वो चीज़ आप चलाते हैं जब चाहें आप उसको रोक सकते हैं, तो फिर कोई सेकंड मिनट जितने आपने काउंट करने होते हैं, मोस्टली सेकंड्स ही काउंट होते हैं उसमें, वो हो सकते हैं। मेज़ लर्निंग। मेज़ लर्निंग एक अपरेटस होता है जहाँ पे वो देखते हैं कि क्या उन्होंने लर्निंग सीख ली है और उसकी तरफ देखे बगैर वहाँ से आपने एक रॉड के ज़रिए उसमें चेकिंग करनी होती है। चूँकि ये आपके लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप उनके नेम जो हैं वो याद करने। गाल्टन क्वेश्चनियर, गाल्टन एक सवालनामा बनाया था। वो एक लिस्ट होती है बेसिकली कि हमने एक वर्ड बोलते हैं तो रिस्पॉन्स के तौर पे जो सब्जेक्ट है वो कोई दूसरा वर्ड बोलता है। TAT कार्ड्स हैं जिसपे तस्वीरें बनी हुई होती हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कहा जाता है कि आप हर तस्वीर को देख के एक कहानी क्रिएट करें, उसका बैकग्राउंड भी, उसका फ्यूचर भी, वो सारा लिखें। और कलर मिक्सर वगैरह जो हैं वो यूज़ होते हैं। 7 है एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिकॉर्डिंग। अब जो रिसर्च की हुई होती है रिसर्चर ने, एंड पे उसका एनालिसिस किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन और डाटा उसने रिकॉर्ड किया होता है, जो कलेक्ट किया होता है, जाहिर है उसके बिहाफ पे ही फिर रिजल्ट बनेंगे ना। रिजल्ट्स आपके पास तभी बनते हैं जब आपके पास कोई डाटा होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट के दौरान वो रीडिंग लेता है या जो उसने डाटा कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, उसके बेस पे वो एनालिसिस करेगा। फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू इंटरप्रेट डाटा। अब जो डाटा मौजूद है उस पर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगाया जाता है कि इसका कंपैरिजन देखने के लिए टी टेस्ट यूज़ होगा, जी होगा, या वट एवर कोई जो है वो और टेस्ट यूज़ करना है, या अनोवा है। ये डिफरेंट जो है वो उसमें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टडी एंड उसमें जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद है देन नोटेड हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। फिर ये देखा जाता है कि क्या जो वो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। हाइपोथेसिस जो हमने स्टडी में यूज़ किया था क्या वो एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हमारी स्टडी अप्रूव हुई है, या जो हमने एक हाइपोथेसिस यानी बनाया था, एक स्टेटमेंट बनाई थी कि हमारी स्टडी में अज्यूम्ड जो हमने एक स्टेटमेंट रखी थी कि ऐसा हो सकता है, क्या वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, उसको देखा जाता है। और आफ्टर सम कॉलिंग द रिजल्ट इट इज़ नोटेड दैट हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड और नॉट। फिर ये भी देखा जाता है कि हाइपोथेसिस ने हमारी स्टडी को जो है वो सपोर्ट किया है या नहीं। और ये एनालिसिस रिजल्ट्स का जब एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद ही ये चीज़ें सामने आती हैं। देन इज एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का? द की एडवांटेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ दैट अलाउ फॉर डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। कि जो डाटा हमें अलाउ होता है उससे हम डायरेक्टली काज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो किसी और एक्सपेरिमेंट जो है रिसर्च मेथड में नहीं है, जो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, उसमें डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। और इसमें दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटर कैन कंक्लूड दैट द रिलेशनशिप इज़ कैजुअल। इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है वो कंक्लूड कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है, बता सकता है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो कैजुअल है, मतलब काज है किसी चीज़ की। और अचीव मीन्स टू फाइंड आउट व्हाट कॉजेज व्हाट, कि कौन सी चीज़ किसकी वजह बनती है। एक्सपेरिमेंटल में वही काज एंड इफेक्ट वाली बात ही चल रही है कि एक कौन सी चीज़ किस चीज़ की बुनियाद बनती है, कौन सी चीज़ किस वट कॉजेज वट के किस चीज़ की जो है वो वजह क्या बनती है, वो चीज़ें हम डिटरमिन कर सकते हैं। और टू डिटरमिन द काजेज ऑफ बिहेवियर, अगर कोई पर्सन इस तरह का बिहेवियर शो करता है या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, वो क्यों करता है, वो चीज़ भी हम लोग हैं उसमें डिटरमिन कर सकते हैं। और साइकोलॉजी क्लेम्स टू बी अ साइंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो बेसिकली बिल्कुल साइंस की तरफ पे काम करता है। जिस तरह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते हैं, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल मेथड वैसे ही काम करता है। तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है एज अ साइंस है।
एक्सपेरिमेंटल मेथड अनेबल द रिसर्चर टू प्रेडिक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें, क्योंकि जो फाइंडिंग जो काज एंड इफेक्ट हमारे पास आता है उसकी बेस पे ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये दोबारा से ये चीज़ इस तरह से होगी तो इंसान जो बिहेवियर है किसी भी पर्सन का वो डिफरेंट होगा उससे। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन एनिमल्स, ये एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई हो सकता है, जैसे पेवलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर ने कुछ जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, उनके बिहेवियर को शेपन किया था और उनकी फाइंडिंग्स जो हैं फिर वो सामने लेके आया था। कुछ इसकी लिमिटेशन भी थी। मैनी एक्सपेरिमेंटर दैट वुड इन फैक्ट रिवील इम्पॉर्टेंस causes or behavior are impossible for ethical, moral, religious or financial or other reasons। अब जो बिहेवियर उसमें बताए जाते हैं कि हम दूसरे का मैयर कर सकते हैं, कई दफ़ा ऐसा एथिकली ठीक नहीं होता कि हम दूसरे के बिहेवियर को इस तरह से मैयर करें और फिर दूसरे लोगों के सामने उसके रिजल्ट जो हैं वो एक्सपोज भी करें। मोरली या रिलीजियसली, एथिकली या फाइनेंशियली भी वो चीज़ हम लोगों को सूटेबल नहीं लग रही होती कि हम जो है वो उनके बिहेवियर को देखें। इन सच केसेस वी हैव टू रिलाई ऑन इन्फॉर्मेशन गेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल मेथड सच एज द कोरिलेशनल अप्रोच। तो फिर हमें जो कोरिलेशनल अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल जो इस्तेमाल करता है, कोरिलेशन में भी यही होता है ना कि रिलेशनशिप देखा जाता है। जब हमने कोरिलेशन मेथड पढ़ा था तो उसमें भी यही था, फिर हमें उस चीज़ पे जो है वो रिलाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक जो था वो सेकंड चैप्टर वो हमारा ख़त्म हो गया। तो अब इंशाल्लाह जो है वो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेंसेशन। अब देखें सेंसेस, हम लोग जानते हैं कि सेंसेस से हम हवास जो होते हैं हमारे, हम उस दुनिया में रहते हुए इल्म भी हासिल करते हैं, दुनिया के बारे में जानते भी हैं। और हमारी 5 किस्म की सेंसेस होती हैं, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और देखने की हिस्स और जो है वो और टच करने की हिस्स। ये जो हमारी 5 हवास होते हैं, हमारी सुनने की हिस्स भी होती है उसमें। अ सेंस इज़ अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्राम आउटसाइड टू द नर्वस सिस्टम इनटू द न्यूरल एक्टिविटी। अब जो देखें हमारी आंखें क्या हैं, वो बाहर जो देखती हैं वो सेंस है, सिस्टम है, और उस इंफॉर्मेशन को जो वो बाहर उसको नज़र आ रहा होता है ट्रांसलेट करती हैं। ये हमारे जो ब्रेन, जाहिर है जो हम चीज़ देख रहे होते हैं वो हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से तो बाहर होती है ना जो देख रहे होते हैं। तो अब हमारी आंखें क्या करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को कि हमें क्या देख रहे हैं या क्या नज़र आ रहा है उसको ट्रांसलेट करती हैं आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। जाहिर है उसको ट्रांसलेट करके तो वो ब्रेन में तक ये मैसेज पहुंचाती हैं कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन देखी, जिसको हम कहते हैं न्यूरल एक्टिविटी। कि ब्रेन तक कोई किसी भी चीज़ जो आपने देखी या सुनी, आपने जैसे इसी तरह से सुनने का है कि कान जो है वो आवाज़ें सुनता है और वही चीज़ जो है वो फिर ब्रेन तक जो है वो ट्रांसफॉर्म करके कि हमने क्या आवाज़ सुनी या कोई क्या बात कर रहा था, वो न्यूरल एक्टिविटी में उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है। दिस न्यूरल एक्टिविटी टेल्स द ब्रेन समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलस। फिर यही न्यूरल एक्टिविटी जो है वो हमारे ब्रेन को बताती है कि क्या चीज़ हो रही है या क्या एक्टिविटी जो है वो बाहर हो रही है। दीज मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस आर कॉल्ड सेंसेशन। अब जो सेंस हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन हमें देती है हमारे ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी की फॉर्म में, उसको हम सेंसेशन कहते हैं। और मेंटल प्रोसेस जो होता है सेंसेशन हेल्प अस टू शेप मैनी काइंड्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब जो सेंसेशन होती है वो जाहिर है वो बुनियाद फ्राहम करती है ना हमारी सोच के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसकी बिना पे हमारा बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो सर अंजाम पाते हैं। उसके बाद है व्हेन रिसेप्टर सेल्स आर रजिस्टर्ड आ स्टिमुलस द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं, जो रिसीव करने वाले सेल्स होते हैं सेंसेशन। हर सेंस ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर सेल होते हैं। जैसे ज़ुबान है तो उसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होंगे जो टेस्ट को मतलब खट्टा है या मीठा है या नमकीन है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए लगे होंगे। अब जो हमारे आँख के अंदर रिसेप्टर सेल्स होंगे वो ज़ाहिर है लाइट से होंगे इन्फ्लुएंस, कि अगर उनके ऊपर लाइट पड़ती है, कम है या ज़्यादा है, चीज़ अच्छी है वो बुरी है, वो हमें नज़र आती है।
कानों के अंदर भी इसी तरह से हैं कि अगर जो आवाज़ है वो मुनासिब अंदाज से होगी तो रिसेप्टर सेल्स उसको और तरह से रिसीव करेंगे, लेकिन अगर कोई विस्परिंग कर रहा है या कम बोल रहा है, अंदाज़ा तो होगा कि वो कोई इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो क्या होगा। रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं और ये एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स क्या होती है? जब एक मैसेज कन्वे होता है ना, बॉडी में आता है, ये अभी शायद आप न्यूरॉन की एक्टिविटी में सेंसेशन में आपने वो जब जो थर्ड चैप्टर है न्यूरॉन्स की एक्टिविटी, ये वहाँ पे आपने पढ़ा भी हो कि जब बॉडी में एक मैसेज मिलता है ना, जैसे हम किसी गर्म चीज़ में अचानक हाथ डाल देते हैं तो वो यकदम ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में। तो वो जो हाथ के न्यूरॉन्स होंगे वो फ़ौरन एक्टिवेट होंगे, दूसरे न्यूरॉन तक ये मैसेज भेजेंगे, दूसरे से ये तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और ये विद इन जो आप कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सेकंड्स में ये मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो जो एक मैसेज है कि एक केमिकल न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होके अपना जो केमिकल है वो अगले में भेजता है, दूसरे से वो एक्टिव होके तीसरे में, तीसरे से वो चौथे में, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स बन जाती है, एक वेव टाइप बन जाती है, और वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक जो है वो फ़ौरन पहुंच जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अब यही मैसेज कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टकरा गया या बहुत ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ है तो वो फ़ौरन न्यूरॉन का मैसेज जो है वो आगे से आगे वो, और ये फिर न्यूरॉन एंड तक ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज भेजेंगे। अगर तो कोई बहुत इमरजेंसी की कंडीशन हो तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के, आप उसको कह सकते हैं कि नाइव की हैसियत से वो दोबारा से मैसेज आता है हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं कि आप जो है ना ये हाथ पीछे कर लें, वरना नुकसान का खदशा होता है, तो इंसान जो है ना वो अचानक अपना हाथ पीछे हटा लेता है। ये एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है कि उसको तक भेजता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी वाली बात ना हो तो फिर ये जो है डायरेक्ट मैसेज जो है वो ब्रेन तक कन्वे हो जाता है, और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जो फिज़िकल एनर्जी है और उसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, दैट इज़ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोड्यूसेस एन एक्शन। जाहिर है जब ट्रांसडक्शन होगी कि हमने एक एक्शन को में उसको डाल दिया है तो फिर उसका कोई रिएक्शन भी तो होगा ना, कोई रिजल्ट भी उसका सामने आएगा। और ये है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल दैट रिलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलस थ्रू द नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। अब यही ट्रांसडक्शन एक प्रोसीजर है जो पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल है कि ये इन्फॉर्मेशन को पास करता है थ्रू नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, नर्वस सिस्टम के थ्रू, वही ना न्यूरॉन्स के थ्रू, और जो एक न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी की पूरी के अंदर फैला हुआ होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो फैला होता है उसके तहत जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इट रीच द ब्रेन द इंफॉर्मेशन ट्रेवल टू द अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो उस इंफॉर्मेशन की प्रॉपर जगह होती है ये वहाँ पे पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज सेंसरी सिस्टम। द senses gather information about world by detecting various forms of energy। अब डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं सेंसेस उसको जो है वो डिटेक्ट करती हैं। कैसे? साउंड ये कानों के लिए, लाइट आंखों के लिए, हीट जो है वो बॉडी के लिए, टच के लिए, एंड फिजिकल प्रेशर जिसको हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द आईज डिटेक्ट लाइट एनर्जी, ईयर डिटेक्ट द एनर्जी ऑफ हीट, और एंड प्रेशर ह्यूमन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन विजन। ह्यूमन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन विजन, हेयरिंग एंड स्किन सेंसेस टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। बेसिकली जो तीन हमारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारी आइज़ हैं, हेयर्स हैं और ईयर्स हैं सॉरी, और जो हमारा स्किन है, ये ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है आउटसाइडिंग सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये। इसके बाद है दिस जो इन्फॉर्मेशन है एज सेंसरी सिस्टम ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। वो अभी हमने देखा कि जो सेंसरी सिस्टम होता है ये इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करता है। इट आल्सो ऑर्गेनाइज दैट इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं करता उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी करता है। दिस ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेशन। ये ऑर्गेनाइज्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। इन ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजन, हेयरिंग एंड द स्किन सेंसेस इन द कॉर्टेक्स शेयर द फॉलोइंग फीचर्स। अब जो विजन की जो
रिप्रेजेंटेशन है या स्किन की है या जो हमारी आइज़ की है वो किस तरह से होती है। द इंफॉर्मेशन फ्राम ईच ऑफ दीज सेंसेस, यानी हमारे आँखों से, कानों से, हमारी स्किन से जो रिप्रेजेंटेशन है और रीच द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में पहुंचती है। जो बॉडी हमारा ब्रेन एक पार्ट है कॉर्टेक्स, वहाँ तक पहुंचती है विया थैलमस, थैलमस के ज़रिए वहाँ तक पहुंचती है। इन द ब्रेन ऑल सेंसरी सिग्नल्स गो थ्रू द थैलमस, ब्रेन के अंदर जितने भी सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, सेंसेस से रिलेटेड चीज़ें जो ब्रेन तक जाती हैं, यानी जो हमारी, जैसे हम कोई चीज़ चखते हैं तो वो ब्रेन तक जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, या वो ब्रेन हमारे साथ मिलकर डिसीजन कर रहा होता है। हमारे जितनी भी सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो थैलमस के ज़रिए कॉर्टेक्स तक जाती है। थैलमस इज़ द ब्रेन्स ग्रेट रैले स्टेशन, जो थैलमस होता है वो ब्रेन का बहुत बड़ा एक रैले स्टेशन है जहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन की तरफ भी जा रही होती है और वापस बॉडी की तरफ भी आ रही होती है। फ्रॉम द थैलमस द सिग्नल्स गो टू द सेंसरी एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स के सेंसरी एरियाज होते हैं क्योंकि वो सेंसेस से रेलिवेंट होते हैं, तो थैलमस भी जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो हमारी सेंस से रेलिवेंट है, तो उसके थ्रू वहाँ पे जाएंगे। वेयर दे आर मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जहाँ से वो न्यूरॉन का जो एक वसी नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट फिर वहाँ से होते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, या मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, या वापस जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं इंसान की तरफ, और इंसान जो है फिर वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है जैसा उसको ब्रेन की तरफ से मैसेज जो है वो कन्वे होता है। फिर होता है नर्व फाइबर्स फ्रॉम ईच साइड ऑफ द बॉडी क्रॉस आर देयर वे टू द थैलमस। अब थैलमस के अंदर पूरी बॉडी में जो है वो न्यूरॉन्स का फाइबर, नर्व फाइबर्स का जो एक वो जाल बिछा हुआ होता है जो मैसेज को फिर जो वापस मैसेज है उसको रेलिवेंट एरियाज तक लेकर जाते हैं। एरिया ऑफ कॉर्टेक्स दैट रिसीव्स द इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम द थैलमस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेंस, यानी ऐसा कॉर्टेक्स जो रिसीव करता है, इनपुट रिसीव करता है, यानी बाहर से जो सेंसेस आती हैं वो वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देती हैं डायरेक्टली फ्रॉम थैलमस, थैलमस डायरेक्ट उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, वो प्राइमरी कॉर्टेक्स कहलाता है उन सेंसेस का। एरिया ऑफ कॉर्टेक्स दैट रिसीव्स द इनपुट वो हो गया हमारा। अब है द डेंसिटी ऑफ नर्व फाइबर्स, कि कितनी डेंसिटी है, कितनी गहराई है वो जो नर्व फाइबर्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं at any particular part of the sense organ determines the extent of its representation in the cortex। जितनी ज़्यादा नर्व्स की डेंसिटी यानी गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पे, या जितनी ज़्यादा तादाद में नर्व फाइबर वहाँ पे होंगे, वो इस चीज़ क्यों डिटरमिन करते हैं कि इस सेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी ज़्यादा है। The codes are modified as the information is transferred to the brain and processed further, और जब फर्दर प्रोसेस होता है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है तो वो कोड को फिर मॉडिफाई किया जाता है, ब्रेन अपने लिहाज से उन चीज़ों को मॉडिफाई कर लेता है। सेंसरी रिसेप्टर्स, वही अभी जो हमने रिसेप्टर्स की बात की थी, ऑल सेंसेशन बिगन्स विद सेंसरी रिसेप्टर, यानी तमाम सेंसेस के साथ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं दैट डिटेक्ट द एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस इंफॉर्मेशन टू द सेंसेशन एंड नर्व्स एंड द ब्रेन। ये वही रिसेप्टर सेल्स हैं ना जो चीज़ों को रिसीव करते हैं सेंसेशन के साथ मिलके कि कोई चीज़ कैसी है, किस तरह से है, और फिर ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को जो है वो आगे ट्रांसमिट करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स हैव डिफरेंट न्यूरल पाथवेज। अब जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट न्यूरल पाथवेज होते हैं और दे आर स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, और वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है उसको ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइट, मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी, और कन्वर्ट दैम इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। वही जो है ना मैंने लाइट की, मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी जो बनती है फिर वो न्यूरॉन्स जो हैं वो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको आगे जो है वो शिफ्ट करते हैं। फिर इसमें कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, फोटो रिसेप्शन, डिटेक्ट लाइट है कि वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मकैनो रिसेप्शंस है, डिटेक्ट प्रेशर और वाइब्रेशन एंड मूवमेंट, जो हरकत होती है किसी चीज़ की वाइब्रेशन उसको डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्शन है, डिटेक्ट केमिकल स्टिमुलाई, डिटेक्टेड स्मेल एंड टेस्ट, वो टेस्ट और स्मेल को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसेशन, कि सेंसेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या उसकी खसूसियात हैं जो सेंसेशन होती है। इसमें सबसे पहले है क्वालिटी। एवरी सेंसेशन हैज़ सम क्वालिटी, हर सेंसेशन की कुछ क्वालिटी होती है। दैट इज़ द एट्रीब्यूट ड्यू टू विच वी नेम द सेंसेशन,
ये उसकी इस क्वालिटी की वजह से हम उसका नाम डिफरेंट सेंस रखते हैं। जैसे सुनने की क्वालिटी, देखने की क्वालिटी, ये हर सेंस की क्वालिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अ ड्रिंक कैन बी हॉट एंड कोल्ड, फूड में बी स्वीट और सॉल्टी। देखे ना कि वो जो पानी है वो या जो ड्रिंक है वो हॉट भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी। फूड जो है वो स्वीट भी हो सकता है, सॉल्टी भी। कलर में बी रेड और ग्रीन। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ द सेंसेशन। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है शिद्दत बेसिकली। इंटेंसिटी इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इंटेंसिटी सेंसेशन वुड नॉट बी नोटिस्ड। जितनी किसी चीज़ की शिद्दत ज़्यादा होगी, जितनी जी किसी स्टिमुलस की जो है वो इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा होगी, उतना ही वो जल्दी असर करेगा। देखें पानी अचानक गर्म पानी में हाथ लग जाए तो जो पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा, इंटेंसिटी उसकी उतनी शदीद होगी, उतनी शिद्दत से वो हम पे असरअंदाज होगा। लेकिन अगर पानी इतना बियरेबल हो कि हाथ उसको बर्दाश्त कर सके तो फिर वो ब्रेन तक मैसेज जाना या अलार्मिंग होना उसके बारे में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सेंसेशन। बेसिकली तो ये सेंसेशन की स्ट्रेंथ है कि जितना ज़्यादा ये इंटेंस होगा उतनी ही सेंसेशन ज़्यादा होगी। वी कांट कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ वन काइंड ऑफ सेंसेशन विद अनदर। एक सेंस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम दूसरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंस कैन बी नोटिस्ड इन डिफरेंट स्टिमुलाई। अ टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ अ ट्रक, फ्यू ग्रेन्स ऑफ शुगर इन अ कप ऑफ मिल्क एंड 2 टेबल स्पून ऑफ हनी इन अ कप। ये जो है इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड वन इज़ ड्यूरेशन। इट इज़ द टाइम आस्पेक्ट ऑफ सेंसेशन के जो सेंसेशन है वो कितनी देर के लिए रही। जितनी ज़्यादा देर के लिए वो रहेगी उतनी ही जाहिर है उसकी सेंसेशन ज़्यादा होगी, और जितना वो कम दर्जा होगा उसको हम लेस परसीव करेंगे। स्पेसिफिक स्टिमुलस, एवरी सेंस हैव इट्स ओन सेंस ऑर्गन। जैसे आँख के लिए जो है वो लाइट सेंस जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस डिफरेंट होता है ना। कानों के लिए आवाज़ स्टिमुलस है, और चखने के लिए कुछ चीज़ जो है वो मुंह में डालने के लिए होनी चाहिए, कोई खाना जो है वो स्टिमुलस है। और स्मेल के लिए किसी चीज़ की अच्छी बुरी स्मेल होना जो है वो स्पेसिफिक उसके लिए स्टिमुलस है। तो हर जो सेंस ऑर्गन है उसके लिए जो स्टिमुलस होगा वो अलग होगा। सेंसरी थ्रेशोल्ड, ईच सेंस ऑर्गन हैज़ डिफरेंट कैपेसिटी टू परसीव इट्स स्टिमुलस। हर जो सेंस ऑर्गन है उसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटी है अपने स्टिमुलस को परसीव करने के लिए। सेंस ऑर्गन्स कैन रिसीव देयर स्पेसिफिक स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल लिमिट। वो अपनी फिजिकल लिमिट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको परसीव कर सकते हैं। एवरी सेंस ऑर्गन हैज़ सेंसरी थ्रेशोल्ड। इट इज़ द मिनिमल लेवल ऑफ स्टिमुलेशन दैट कैन बी परसीव्ड। सेंसरी थ्रेशोल्ड ये है कि जो हमारी सेंसेशन है हुई है वो थ्रेशोल्ड इतने माइनर लेवल पे हो कि कम अज़ कम, लेकिन हमें उसका एहसास ज़रूर हो कि कोई चीज़ जो है वो हो रही है। फिर है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, द मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टिमुलेट द सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ये है कि वो मिनिमम लेवल है थ्रेशोल्ड का, यानी हमें पता ज़रूर चलता है कि कोई चीज़ हुई है, लेकिन वो उससे हमें सेंस ऑर्गन जो है वो उससे स्टिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन उसका लेवल बहुत मिनिमम होता है। द लोअर लिमिट ऑफ स्टिमुलस वैल्यू कैन बी डिटेक्टेड, कि वो थोड़े लेवल पे देखें ना कि अगर आप एक बंदा चाय में चीनी बिल्कुल नहीं लेता तो आप 3 या 4 दाने गिन के जो वो उसमें चीनी के डाल दें तो वो इंसान को कुछ ना हद तक फील हो जाएगा कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ है बीच में जो फ़र्क है दूसरे टेस्ट से, और वो अंदाज़ा कर लेगा। फिर है टर्मिनल थ्रेशोल्ड, द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी डिटेक्टेड बाय सेंसरी ऑर्गन। ज़ाहिर है जब मैक्सिमम एनर्जी है तो वो तो फ़ौरन फिर पता चलेगा कि इसमें कोई चेंज आया है, या उसमें सेंसरी ऑर्गन कांट डिटेक्ट और रिसीव दैट स्टिमुलस। इट इज़ एक्चुअली द अपर लिमिट ऑफ द स्टिमुलस व्हेन स्टिमुलस एक्सीड द अपर लिमिट। अब देखें ना कि लाइट अगर इतनी ज़्यादा वो तेज़ कर दी जाए कि हमारी आंखें उसमें खुल ही ना सकें, चुंधिया जाएँ, तो वो तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या नज़र आ रहा है, वो नज़र ही नहीं आएगा, सूरज की तरफ तो नहीं हम देख सकेंगे। और इसी तरह से अगर आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हमारे कान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम फ़ौरन कानों में उंगलियां जो हैं वो कान बंद करने की कोशिश करेंगे, या उसमें रुई जो है वो रखेंगे कि हमें सुनाई ना दे, इतना शोर हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो इंसानी जो है वो हवास की भी एक लिमिट होती है, उससे भी बढ़ जाएँ तो इंसान उनके बारे में भी फिर डिटेक्ट करना फिर नहीं कर सकता। द डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, इट इज़ द स्टिमुलस वैल्यू। ये सही वाली वैल्यू है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर है सेंसरी एक्यूटी, हेयर आर द अप्रोक्सीमेट थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसेस फॉर विजन। इंडिविजुअल कैन सी अ कैंडल फ्लेम एट 30 माइल्स ऑन अ डार्क, कि अगर अंधेरे में 30 मील दूर से भी और स्ट्रेट रास्ता हो
तो 30 मील दूर से कैंडल जो है वो जलाई जाए तो वो दूर से जल्दी नज़र आती है। फॉर ऑडिशन द ट्रिक ऑफ वॉच कैन बी लिसनिंग अंडर क्वाइट कंडीशंस एट 20 फीट। और जो अब बिल्कुल जो है वो खामोशी हो तो 20 फीट तक जो है वो हम घड़ी की टिक टिक जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ शुगर कैन बी डिटेक्टेड इन 2 गैलन ऑफ वाटर। 2 गैलन ऑफ वाटर जो है उसमें 2 चम्मच अगर शुगर के भी मिलाए जाएं जो है उसको हम देख सकते हैं। मतलब पता चलाया जा सकता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है उस चीज़ का। दीज थिंग्स आर कॉल्ड सेंसरी एक्यूटी।